हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4। इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसेसरी ऑर्गन्स, इट मीन सहायक अंग, जिनको हम पाचक ग्रंथियां और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले 3 लेक्चर जो है उसमें मैंने आपको पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में एक्सप्लेन किया था। आप पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की वीडियोस जो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। ये लेक्चर जो है आपके नीट, एम्स, एसएससी, आरआरबी, रिट, सब तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पाचन तंत्र जो होते हैं उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल के मुख्य भाग जो है उनके बारे में हम लास्ट 3 लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग। मानव में 4 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ होती है: लार ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। फर्स्ट जो है लार ग्रंथियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। लार ग्रंथियाँ जो होती है ये 3 जोड़ी होती है और ये हम मनुष्य के मुख गुहा, बकल कैविटी जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने मुख गुहा में पढ़ा था, वहाँ जीभ होती है, दांत होते हैं और साथ ही लार ग्रंथियाँ होती है। ये लार ग्रंथियाँ जो होती है कितनी होती है? 3 जोड़ी, या हम बोल सकते हैं 6। टोटल 3 पेयर होती है और 6 होती है। ये 3 प्रकार की होती है: अधोजीवा, सबलिंगुअल, अधोजंब, सबमैक्सिलरी एंड कर्णपूर्व, पैरोटिड। आप इनको डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये जो है टंग है, जीभ है, इसके नीचे जस्ट दिख रही है आपको अधोजीवा, फर्स्ट जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है ना, अधोजीवा। देन उसके बाद में हमारा जो नीचे वाला जो ये है मैंडिबल, उसमें है अधोजंब, इट मीन सब मैंडिबल, और ऊपर जो कान के पास दिख रही है थर्ड, वो है पैरोटिड और कर्णपूर्व। इस तरह से हर एक जो होती है ये एक एक जोड़ी जो होती है लार ग्रंथि जो होती है मुख गुहा में स्थित होती है और ये लार का स्त्रावण करती है। लार जो होती है उसकी पीएच जो होती है 6.8 फिक्स होती है। इसकी पीएच का मान जो होता है फिक्स होता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। लार का संगठन अगर हम देखें तो उसमें जल होता है, टॉयलिन या एमाइलेज, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन या अल्फा एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, यानी जब हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन मुख गुहा में ही उपस्थित होता है, तभी पाचन की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। इसके साथ ही लार में और क्या क्या होते हैं? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि जीवाणुओं और उनको नष्ट करने में सहायक होता है। भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ चुके हैं तो उनको ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। साथ ही श्लेष्मा म्यूकस होती है जो कि भोजन को लिसलिसा बनाती है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के आयन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है लीवर, यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और इसका भार जो होता है वो लगभग 1.25 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत जो होती है वो अनेक पालिकाओं, हिपेटिक लोब्यूल से बनी हुई होती है जो यकृत की क्रियात्मक इकाई है। यानी यकृत की फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? हिपेटिक लोब्यूल। अब अगर हम देखें तो ये वाला भाग जो है ये है लीवर, यकृत। ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। इसके अंदर जो है राइट लोब, लेफ्ट लोब, यानी इसके अंदर ये वाली जो है पाली है, ये वाली राइट साइड वाली और ये वाली है लेफ्ट साइड वाली। इसके अलावा इसमें और भी अनेक पालियाँ होती, कॉर्डेट, कॉर्ड्रेट। राइट लोब जो होता है उसके पास ही आपको ये संरचना दिख रही है लगी हुई, ये जो है इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। तो जो इसकी दाईं पाली होती है उसके निचले भाग पे ही गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय जो होता है वो स्थित हो रहा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ये वाली स्ट्रक्चर। देन अगर हम बात करें यकृत की पालिकाओं की तो दाईं पाली, बाईं पाली, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। तो निचली सतह पर पित्ताशय पाया जाता है किसकी? दाईं पाली की तरफ। तो यकृत की किस पाली की तरफ पित्ताशय होता है? गॉल ब्लैडर, वो होता है दाईं यानी राइट वाली साइड में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम में भी। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ये जो है
यहाँ से जो डक निकल रही है इसको सिस्टिक डक जो होते हैं वो कहते हैं। और इसके साथ ही ये गॉल ब्लैडर के साथ मिल करके और कॉमन बाइल डक्ट सामान्य पित्त वाहिनी बना रही है, यानी पित्ताशय की वाहिनी और यकृत की वाहिनियाँ ये मिल करके आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये सामान्य पित्त वाहिनी जो होती है वो बनाती है। इसको डक्टस कोलोडोकस भी कहते हैं। और ये सारी वाहिनियाँ जा कर के और कहाँ खुलती है, इस जगह पर। और इस जगह को हमने कहा था स्पिंचर ऑफ ओडी। मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको बताया था। तो वापस से आप डायग्राम में इसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो वाहिनी निकली है एक यकृत से निकली है, यकृत से वाहिनियाँ निकल रही है, और ये पित्ताशय से सिस्टिक डक्ट जो है निकल रही है पित्ताशय से गॉल ब्लैडर से। ये सब मिलकर के और एक कॉमन डक्ट बना रही है, ये बन रही कॉमन बाइल डक्ट। और एक कॉमन बाइल डक्ट जो हो रही है क्या कहाँ पर खुल रही है, ये अग्नाशय वाला जो पार्ट है, अग्नाशय जो नलिका है उसमें खुल रही है। और ये तीनों की तीनों नलिका जब मिलकर आपस में और इस जगह पर खुल रही है, इसको कहा जाता है स्पिंचर ऑफ ओडी, ओडी की अवरोधिनी। यकृत जो होता है यकृत पालिकाओं का बना होता है, जो कि इसकी क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अंदर क्या होती है, यकृत कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में संकरे स्थल पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, यकृत कोशिकाएं। ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये कार्ड है, टीएस ऑफ लीवर है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो आप खाली जगह दिख रहा है, उसको कहा जाता है यकृत कोटरियाँ, यानी लीवर सिनेसॉइड्स, ठीक है ना। और इनकी भित्ति जो होती है उनसे संलग्न विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको कुफर कोशिकाएं कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है पूछा जाता है कि कुफर कोशिकाएं जो है कहाँ स्थित होती है, तो कहाँ स्थित होती है, यकृत में पाई जाती है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, महाभक्षकाणु मैक्रोफेगस, ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है। साथ ही ये जो पुरानी आरबीसीज होती है, जो बॉडी के अंदर आरबीसी डेड हो जाती है, उनको नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये कुफर कोशिकाएं यकृत की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ग्लीसन कैप्सूल, ये आपको दिख रहा है, यकृत का जो आवरण है उसको कहा जाता है ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है। अब हम यकृत के कार्य की बात करते हैं, तो यकृत के क्या कार्य होते हैं, तो यकृत जो होता है मुख्य रूप से इसमें क्या होते हैं, पित्त लवण होते हैं। पित्त लवण कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और पित्त लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टॉर्कोलेट होते हैं। और पित्त वर्णक जो होते हैं वो होते हैं बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो आपको याद रखना है पित्त रस जो का निर्माण जो होता है वो यकृत करता है। और इस पित्त रस में क्या पाए जाते हैं, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। पित्त जो होता है हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। यह क्या करता है, पित्त का मुख्य कार्य जो होता है वसा का पाचन करना होता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय, जो भोजन आमाशय से ग्रहणी में आएगा तो भोजन का माध्यम जो होगा वो अम्लीय होगा, तो उस माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य जो है वो यकृत करेगा। इसको हम आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वहाँ पर जब मैं डाइजेशन का प्रोसेस आपको समझाऊंगी तब आपको इस चीज़ समझ में अच्छे से आएगी। देन नेक्स्ट जो है इसका क्या कार्य होता है, शरीर के अंदर जब ग्लूकोज बन जाता है अधिक मात्रा में तो उसको ये ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजीनेसिस, यानी ग्लाइकोजीनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, यकृत में। नेक्स्ट और क्या कार्य करता है, अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, शरीर में कमी हो गई है किसकी, ऊर्जा की, तो हमारा जो संचित भोजन है ग्लाइकोजन को, उसको ये ग्लूकोज में भी बदल देता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना तो ग्लाइकोजिनेसिस, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये दोनों प्रोसेस ही लीवर करता है। देन वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल जो होते हैं वसा से बनते हैं और अमीनो अम्ल प्रोटीन जो है उसकी इकाई है। तो इनको भी ग्लूकोज में बदलना, इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। और ये कार्य भी कौन करता है, यकृत करता है। तो यकृत जो होता है ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ये तीनों कार्य जो है वो यकृत करता है। इसके अलावा यकृत की कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण भी करती है और संचयन भी करती है। साथ ही ये विटामिन डी और विटामिन B12 जो होती है उनका संचयन करती है। यकृत की कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। भ्रूणीय अवस्था में ये आरबीसी का निर्माण भी करती है। देखिए वयस्क अवस्था में तो इसकी कुफर कोशिकाएं क्या करती है, आरबीसी का विघटन करती है। लेकिन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, जबकि बच्चा माँ के गर्भ में है
उस वक्त जो है आरबीसी का निर्माण जो होता है बोन मैरो से नहीं होकर के और किससे होता है, यकृत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। हिपेरिन का संश्लेषण करना। हिपेरिन एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमारी धमनियों और शिराओं में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो इसका निर्माण जो होता है उसमें वो भी कहाँ पे होता है, यकृत में। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन जो होता है उसका संश्लेषण भी इसके द्वारा किया जाता है। हमारा रक्त प्लाज्मा है, उसमें दो प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं और इन दोनों प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ किया जाता है, यकृत में होता है। तो इस प्रकार यकृत जो होता है हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य जो होता है वो संपन्न करता है। नेक्स्ट जो ग्रंथि है हमारी वो है अग्नाशय ग्रंथि। ये आप से देख सकते हैं ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे आमाशय के जस्ट नीचे ड्यूडिनम जो है उसकी गुहा में स्थित होती है। हम डायग्राम में देख सकते हैं आमाशय के जस्ट नीचे और ड्यूडिनम की यानी कि ग्रहणी की गुहा में स्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है एक मिश्रित ग्रंथि है और ये शरीर की सबसे बड़ी दूसरी पाचक ग्रंथि है। पहली यकृत थी और दूसरी कौन सी है, अग्नाशय। ये कैसी है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि से क्या तात्पर्य है कि ये बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों का कार्य करती है। अब बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी से क्या तात्पर्य है, बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती है जिनमें नलिकाएं पाई जाती है, यानी जिनका जो स्त्राव होता है, स्त्राव इनका कुछ भी हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, लार हो सकता है, श्लेष्मा हो सकता है, स्वेद हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी स्त्राव हो सकता है, तो वो जो होता है उनको ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिनसे स्त्रावित रसायन यानी इनसे हमेशा हार्मोन स्त्रावित होते हैं, उनको ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब अगर हम बात करें अग्नाशय का, तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। बहिस्त्रावी के रूप में ये क्या स्त्रावित करती है, एंजाइम से स्त्रावित करती है और जो पाचन में सहायक होते हैं, और अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्त्रावी भाग को कहा जाता है एसिनाई, यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि में जो कोशिकाएं होती है उनको कहते हैं एसिनाई, और वो एसिनाई क्या करती है, अग्नाशयी रस स्त्रावित करती है, और इस अग्नाशयी रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है वो उपस्थित होते हैं जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसके रूप में इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक था लैंगरहैंस, उसने खोजा था, इसलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और ये दीपिकाएं जो होती हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन स्रावित करती है। तो इस प्रकार से अग्नाशय जो है उसमें बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों भाग होते हैं और दोनों से ही अलग अलग स्त्राव जो होता है उनका स्त्रावण किया जाता है।